नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुबा। दोस्तों, कल की हमारी वीडियो में हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही अहम टॉपिक की, दैट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम उन्हीं फीचर्स को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और जाना था कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हमने समझा था। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसी के साथ साथ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। साथ ही में हम जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होती है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो अंत तक आप इस वीडियो में जुड़े रहें। चलिए, अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये कैसे तय होता है, इसे समझने के लिए हमें कल की वीडियो की तरफ थोड़ा सा जाना पड़ेगा। कल की वीडियो में से एक अंश हमें लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, कल हमने देखा था दैट देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स की हमने बात की थी। कौन सी हमने बात की थी लेजिस्लेचर की, फिर हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव की, एंड फिर हमने बात की थी जुडिशरी की। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है या विधायिका का काम क्या है, हमने कहा था कि कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का यानी कि कार्यपालिका का काम क्या है, तो हमने कहा था कानूनों को लागू करना। जुडिशरी का काम क्या है, तो उन कानूनों को इंटरप्रेट करना जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं एंड उन कानूनों पे न्याय देना। अब कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या कोई सरकार किस तरह की सरकार है, ये जानने के लिए हमें इन 3 में से इन 2 ऑर्गन्स को देखना चाहिए या इन 2 ऑर्गन्स के बीच का रिलेशन देखना चाहिए। इन दोनों ऑर्गन्स के बीच का जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बेसिस पे तय होता है कि सरकार किस तरह की सरकार है या देश में किस तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो बेसिकली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव की उत्पत्ति होती है। इसे बेसिकली अगर हम स्क्रैच से समझें तो एक प्रोसेस हम यहां पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप देखते हैं कि हर 5 वर्षों में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं। 2024 में भी वो इलेक्शन आने वाले हैं। अब ये जो 5 वर्षीय चुनाव होते हैं, इनमें हम जो वोटर्स होते हैं वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एक नेता को अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। सो होता क्या है, लोकसभा में हमारी तरफ से कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं। सो मान लीजिए ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में 2 सदन है। कौन से लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में हम वोटर्स जो हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनकर भेजते हैं। सो वो एमपीज जो हैं वो लोकसभा का हिस्सा बन जाते हैं। साथ ही में राज्यसभा में भी कुछ एमपीज को चुनकर भेजा जाता है। सो ये जो लोकसभा एंड राज्यसभा के एमपीज हैं, ये मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। इन्हीं लेजिस्लेटर्स में से, इन्हीं कानून बनाने वालों में से कुछ लोगों को हम क्या करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बना देते हैं, यानी कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर देते हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं एंड कुछ लोग जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्री पद संभाल लेते हैं। अब हो क्या रहा है, हो रहा ये है कि भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को हमने प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं या जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स हैं, इनको ये मंत्री बनने के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी होगा, सबसे पहले इन्हें एक एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। अगर किसी केस में ऐसा हमें देखने को मिले कि किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए हुए या बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए, ऐसे केस में भी उसके लिए यह जरूरी है कि विद इन 6 months of handing over or within 6 months of getting the charge of minister, he or she has to get elected into the parliament or he or she has to become the member of parliament. So in any case, एक मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। सो हो क्या रहा है, हो रहा है ये कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर हमारी लेजिस्लेचर्स में से ही हमारी एग्जीक्यूटिव का जन्म हो रहा है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ये एक फीचर है। इसका दूसरा फीचर ये है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, यानी कि जो हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से बनकर मंत्री आते हैं या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं, इन्हें जवाबदेही देनी होती है हमारी लेजिस्लेचर को। इसे कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे एक बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से जन्म लेता है, पेरेंट्स उसे हर तरह की सहूलियत देते हैं, पैसा देते हैं, पढ़ाई कराते हैं, फिर उसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि भाई जाओ वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी करो, कॉलेज में पढ़ो। अल्टीमेटली जब वो एग्ज़ाम देता है,
अब वो एग्जाम पास हुआ या नहीं हुआ, इट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे जरूर जवाब मांग लेते हैं कि भाई हमने तुम्हें इतना सारा फैसिलिटीज दी, इतना पढ़ाया लिखाया, तुम्हें कॉलेज में भेजा, अल्टीमेटली तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, कहाँ पे कहाँ खामियां रही, कहाँ कमियां रही, कहाँ तुम अच्छे रहे, हमें बताओ। ये जवाब मांगा जाता है। कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। पार्लियामेंट जो है वहां से जन्म हमें देखने को मिलता है कि जन्म हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। पार्लियामेंट सारी शक्तियां देती है किसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पास करती है वेरियस कानून, और उन कानूनों के द्वारा शक्तियां मिलती हैं किसे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। साथ ही में जब बजट पास किया जाता है तो बहुत सारा पैसा पार्लियामेंट दे देती है किसे, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। सो अल्टीमेटली क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हर फैसिलिटी, हर पावर, हर पैसा प्राप्त कर रही है पार्लियामेंट से, सो पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट और विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। नाउ दिस इज सेकेंड फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक थर्ड फीचर भी हमें देखने को मिलता है। वो थर्ड फीचर क्या है वो यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए थर्ड फीचर ये होता है, देखिए कि कोई भी जो देश है उसमें या तो एक हेड होगा या फिर दो हेड होंगे। पार्लियामेंट्री फॉर्म में देयर आर टू हेड्स, वन इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द अदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पे हमारी प्रेसिडेंट है। आज की डेट में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। हेड ऑफ द स्टेट को नॉमिनल हेड कहा जाता है। नॉमिनल हेड इसलिए क्योंकि भारत में कोई भी अगर सरकारी काम हो रहा है, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है वो बेसिकली इनके हस्ताक्षर से हो रहा है या फिर इन्होंने जो डेलीगेशन ऑफ पावर की हुई है उसकी बदौलत हो रहा है। इनके हस्ताक्षर के बिना सरकारी काम नहीं हो सकते या इनकी मर्जी के बिना सरकारी काम नहीं हो सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये खुद निर्णय लेती हैं कि भाई कौन सा काम होना है या कौन सा काम नहीं होना है? ऐसा नहीं है। कौन सा काम होना है, कौन सी पॉलिसी बनेगी, कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, कौन सा डिसीजन बनेगा, कौन सा डिसीजन इंप्लीमेंट होगा, इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है दैट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो डिसीजन लेने का काम, पॉलिसी डिसीजंस लेने हो या फिर कोई और डिसीजंस लेने हो, डिसीजन लेने का काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है और उन्हें लागू करने की जो जिम्मेवारी मिली हुई है वो हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट को मिली हुई है। अब आप बताएं, जो डिसीजन ले रहा है या जो फैसले ले रहा है वो रियल हेड है या फिर जो उन फैसलों को लागू कर रहा है वो रियल हेड है? नेचुरल सी बात है, जो डिसीजंस ले रहा है उसे हम रियल हेड कहेंगे। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड होते हैं। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें यही देखने को मिलता है दैट देयर आर टू हेड्स एंड दीज टू हेड्स आर सेपरेट कंप्लीटली। वन इज द हेड ऑफ द स्टेट जो कि नॉमिनल हेड है एंड मोर ऑफ अ सेरेमोनियल उनकी ड्यूटीज रहती हैं, एंड द अदर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पे क्योंकि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं वो एक इलेक्टेड हेड होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन से उनका चयन होता है, चुनाव होता है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अगर हम बात करें यूके की, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि अब किंग आ चुके हैं, सो वहां पर मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, सो जो हेड है वो हेरिडिटरी हेड है। जापान में भी हेरिडिटरी हेड हमें देखने को मिलते हैं। हेड ऑफ द स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है अगेन यूके है चाहे वो इंडिया है, दोनों ही जगह पर क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट से निकल कर आते हैं, लेजिस्लेचर से निकल कर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ, ठीक है जी। सो ये दो तीन फीचर्स जो हैं वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर अब हमें समझना आसान हो जाएगा क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को समझ लिया, तो उन्हीं से कंपैरिजन करके हम यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जो है समझ लेंगे। अभी हमने हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और कहा था कि भाई वो दोनों डिफरेंट होते हैं। अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो यहां हमें देखने को मिलता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म में दोनों डिफरेंट हेड से वो यहां पर एक हो जाते हैं, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट आर सेम। यहां पे प्रेसिडेंट जो है वही हेड ऑफ द स्टेट भी है, वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहने का मतलब ये कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के जो हेड हैं, मंत्रिमंडल के जो हेड हैं वो भी कौन है? प्रेसिडेंट हैं। और
उन डिसीजंस को लेने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है, उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने की पावर भी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। सो हेड जो है वो एक हो जाते हैं, यानी कि एक ही व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट की भूमिका भी निभाते हैं एंड एक ही व्यक्ति हेड ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका भी निभाते हैं। सो ये पहला फीचर देखने को मिलता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। दूसरा ये कि मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। हमने अभी यहां पर क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि भाई जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसा, ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर कंप्लीटली डिफरेंट रहती है एग्जीक्यूटिव से, यानी कि अगर कोई लेजिस्लेचर का हिस्सा है, यानी कि वहां पे अगर यूके यूएस की बात करें तो वहां पे कांग्रेस बोला जाता है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है तो यूएस में वहां पे जो लेजिस्लेचर है, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है, उसे कांग्रेस बोला जाता है। सो अगर कोई कांग्रेस का मेंबर है, उसमें लोअर हाउस या अपर हाउस किसी भी मेंबर की हम बात कर रहे हैं, अगर कोई कांग्रेस का मेंबर है तो वो वहां की मंत्रिमंडल यानी कि वहां की एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं हो सकता। अगर कोई यहां का मेंबर है यानी कि एग्जीक्यूटिव का मेंबर है तो वो लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता है, राइट। सो देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जबकि अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, यहां पे पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है। चलिए, सो ये दो तीन चीजें हमने यहां पे पढ़ी पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। कुछ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जो फीचर्स हैं वो यहां पे हम समझ लेते हैं। देखिए, जो इंडिया है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने कहा जी प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट के जो चुनाव हैं वो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं। इनडायरेक्ट चुनाव का मतलब ये कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हमारे जो एमएलएज हैं, ये सारे के सारे मिलकर हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड वंस, राइट। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जनता ही वहां पर जो उनका प्रेसिडेंट है उनको भी चुनती है एंड जनता ही वहां की लेजिस्लेचर को भी चुनती है। इंडिया में क्या हो गया, इंडिया में फिर से मैं बता दूं कि जो हमारी पब्लिक है वो हमारे सिर्फ एमपीज को चुनेगी और एमपीज एंड एमएलएज को चुनेगी, राइट। एंड एमपीज एंड एमएलएज मिलकर जो है वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। लेकिन अगर यूएसए की यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहां की जो इलेक्टोरेट है यानी कि वहां की जो पब्लिक है वो दो जगह पर चुनाव करती है। एक तो प्रेसिडेंट का सेपरेट चुनाव किया जाता है एंड दूसरा लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में भी हमें देखने को मिलता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जो मेंबर हैं उन्हें हर 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। सीनेट यानी कि वहां का जो अपर हाउस है उन्हें 6 ईयर्स के लिए वहां के मेंबर्स को चुना जाता है एंड वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें 4 ईयर्स के लिए चुना जाता है। ये यूएसए की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं। सो आप देखेंगे कि हर 2 वर्षों में यहाँ पर चुनाव देखने को मिल जाते हैं, राइट। सो ये है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आप देखेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर 2 वर्षों में आपको यहाँ पे चुनाव देखने को मिल रहा है एंड पब्लिक ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव हेड को चुन रही है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चुन रही है, पब्लिक ही कांग्रेस के मेंबर्स को भी चुन रही है। अब बात आती है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्योंकि मैंने अभी उसका जिक्र किया कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, बहुत ही पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है। और मैंने अभी कहा कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर है। पहले तो ये कंप्लीट सेपरेशन एंड पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर को हम समझ लेते हैं, उसको भी, उसके बाद फिर हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव का जन्म होता है एंड तीसरी जो ऑर्गन है जुडिशरी, दैट इज कंप्लीटली सेपरेट, राइट। सो जुडिशरी का इनके काम से कोई लेन देन नहीं है। जबकि अगर हम बात करें लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव निकल रही है, एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर है। तो हो क्या रहा है, जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव हैं ये एमपी भी हैं एंड मिनिस्टर भी हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जब पार्लियामेंट में बैठेंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बिहेव करेंगे, एज अ मिनिस्टर भी बिहेव करेंगे। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे बिहेव करेंगे, पार्लियामेंट के मुद्दों में वोटिंग करेंगे, वहां पे डिबेट में हिस्सा लेंगे। एज अ मिनिस्टर कैसे वहां पे बिहेव करेंगे, सो गवर्नमेंट की तरफ से ये जवाबदेही देंगे, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर हमें नहीं देखने को मिल रही है, पार्शियल सेपरेशन ऑफ पावर है। जुडिशरी कंप्लीटली सेपरेट है बट लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव का जन्म हो रहा है, सो देयर इज नो कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर।
अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं। एक व्यक्ति किन्हीं दो भूमिकाओं में नहीं हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का मेंबर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं हो सकता, एग्जीक्यूटिव का जो मेंबर है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं हो सकता, एंड ऑफ कोर्स जुडिशरी सेपरेट ही रहती है। सो ये सेपरेशन तीनों में देखने को मिलती है। अब चलिए बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आखिर ये है क्या मुद्दा। देखिए, एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए हैं मॉन्टेस्क्यू के नाम से, उन्होंने कहा कि अगर तीनों फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, थ्री फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटेशन एंड लॉ एडजुडिकेशन, अगर ये तीनों फंक्शंस हम एक ही व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो इट विल लीड टू डिक्टेटरशिप। मैं ही कानून बना रहा हूं, मैं ही उन कानूनों को लागू कर रहा हूं, और अगर मैंने उन कानूनों को तोड़ भी दिया तो मैं खुद को ही एडजुडिकेट कर रहा हूं, यानी कि खुद ही को यहां पर मैं जज कर रहा हूं, खुद के खिलाफ फैसला मैं नहीं दूंगा। ऑब्वियसली क्या होगा ये कि भाई मैं डिक्टेटरशिप की तरफ अपनी जो गवर्नमेंट है उसको ले जाऊंगा, या अपने देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाऊंगा। तो यहां पर क्या कहा इन्होंने कि भाई दिस विल लीड टू डिक्टेटरशिप। अल्टीमेटली हमें डेमोक्रेसी में क्या देखने को मिलता है? हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है कि हमने डिक्टेटरशिप से बचने के लिए तीनों पावर्स को अलग अलग ऑर्गन्स के हाथ में दे दिया, राइट? सो दैट इज हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, कि भाई तीनों पावर्स जो हैं तीन डिफरेंट ऑर्गन्स के हाथ में दे दिए, यानी कि एक ऑर्गन कानून बनाएगी, एक उन्हें लागू करेगी, एक एडजुडिकेट करेगी। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर यही कहती है, एंड हमने अभी देखा कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पार्शियली इंप्लीमेंट होती है, एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंप्लीटली इंप्लीमेंट होती है। और वो मैंने यहां पे लिखा भी है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट? चलिए, नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर goes hand in hand with doctrine of checks and balances। अब ये checks and balances की डॉक्ट्रिन क्या कहती है? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का कहना ये है कि भाई जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में हमने तीन ऑर्गन्स की बात की थी, वो तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे एंड ये इंश्योर करेंगे कि ये तीनों ऑर्गन्स इनके निर्धारित रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आगे ना जाएं। जैसे अगर हम बात करें कि भाई लेजिस्लेचर है, अब लेजिस्लेचर को चेक कौन करेगा? लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव भी चेक करेगी एंड जुडिशरी भी चेक करेगी, एंड ये इंश्योर करेगी कि भाई इनके जो एक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहें। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव को बाकी की दोनों ऑर्गन्स चेक करती हैं एंड जुडिशरी को भी बाकी की दोनों ऑर्गन्स चेक करती हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं यूके की, या अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो वहां पे किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस काम करती है थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम यूके की बात करें तो सबसे पहले लेजिस्लेचर को किस तरह से चेक किया जाता है? बाय एग्जीक्यूटिव एंड बाय जुडिशरी। ये थोड़ा सा देख लेते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना। अब कानून बनाना लेजिस्लेचर का काम है। अब इसको एग्जीक्यूटिव कैसे चेक करेगी, यानी कि प्रेसिडेंट कैसे चेक करेंगे? वहां पे कोई भी कानून अगर लेजिस्लेचर ने बनाया, प्रेसिडेंट के पास वो आएगा, प्रेसिडेंट उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। जब वो हस्ताक्षर करेंगे तभी वो जो बिल है वो एक्ट बनेगा। प्रेसिडेंट को अगर लग रहा है कि ये कानून सही नहीं है, तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास ये पावर है कि विद इन 10 डेज वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं लेजिस्लेचर यानी कि कांग्रेस के पास। इसी तरह से लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया, प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए। अब वहां की जुडिशरी यानी कि वहां के सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये जो कानून है इट इज अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, तो जुडिशरी जो है इस कानून को अल्ट्रा वायर्स यानी कि वॉयलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार करके इसे निरस्त कर सकती है। सो आपने देखा कि किस तरह से जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बनाए गए कानूनों को या लेजिस्लेचर के काम को चेक करती है। सेम गोज फॉर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो। अब एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई भी डिसीजन लेते हैं या फिर वो कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करते हैं, वो ट्रीटी के ऊपर वहां की जो लेजिस्लेचर है उसमें सीनेट करके एक हाउस है जो अपर हाउस है, उसे साइन करना रहता है। इसी तरह से अगर यूएसए के प्रेसिडेंट, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट को बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करनी होती हैं, जिन अपॉइंटमेंट्स को यूएसए के प्रेसिडेंट करते हैं, अगर सीनेट उनके ऊपर अपनी सहमति ना जताए तो वो अपॉइंटमेंट्स खारिज हो जाती हैं। सो आपने देखा कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा लिए गए एक्शंस के ऊपर नजर रखती है सीनेट।
इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ने कोई एक्शन लिया, यानी कि प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन लिया, वहां की जुडिशरी को या वहां के सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके लिया गया है, तो उसे वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार करके और उसे निरस्त किया जा सकता है। इसी तरह से जुडिशरी के ऊपर भी वहां पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं। वो लिमिटेड होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन रखे जरूर जाते हैं। जैसे कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा चेक किया अपॉइंट किया जाता है। सो ऑफ कोर्स लिमिटेड यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस है, लेकिन हो गया। दूसरा यहां पर ये कि अगर मान लीजिए जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो वहां की लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि उन जजेस को इंपीच किया जा सकता है, उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। सो आपने देखा कि डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस में ये तीनों ऑर्गन्स, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये एक दूसरे के ऊपर चेक रखती हैं। सो ये था एक बहुत ही अहम फीचर हमारे संविधान का, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डिफरेंट है, किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर काम करती है, किस तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस काम करती है, ये आज हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में हम और फीचर्स की बात करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।